I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, today I am taking history portion of your social study. So students, this is a time to remind that in previous video, what was the chapter? There was the chapter number 2, the kings and the kingdom. There are so many topics in this chapter, the Rajput period, the Gujara Pratihara, the Chahmans, we can say also Chauhans, and after that we come on the Paramars, the Palas of Bengal, then Turkish invasion. There are so many rulers in this Turkish invasion, Muhammad of Ghori, Muhammad of Ghazni, kingdoms of Deccan and South India. After that we come on the case study, Rashtrakutas. After that case study, there is the Cholas, discrimination of this chapter, and Rajendra Chola, Raja Chola. After that there are the special features of the Chola government, administration, local self-government, revenue, army and navy. So this was the our chapter. स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी नॉलेज ली इसमें. अब हमारा चैप्टर जो आया है वो है दिल्ली सल्तनत. सुल्तान, दिल्ली सुल्तान्स ने किस तरीके से दिल्ली पर राज्य किया और कौन कौन से शासक थे जिन्होंने शासन किया शुरू से लेकर के आखिर तक. और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स वो 1206 से लेकर के 1526 सीई तक माना गया है. तो बच्चों, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 था जो, उसमें आपने अपने इंडिया के जितना भी साउदर्न पार्ट था, साउथ पार्ट था, आपने उसको देखा था कि इसमें साउथ पार्ट में आपको बताया गया था कि किस तरीके से राजपूत, चोलास, चहमंस, इसके अलावा राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, किस तरह से हमारे कंट्री पर साउथ में उन्होंने राज्य बनाए, किंगडम्स बनाए और उन्होंने उस पर रूल किया. लेकिन किसी ने भी, हमने अभी तक नॉर्थ की तरफ नहीं देखा. तो अब इस चैप्टर में हम नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे कि हमारे दिल्ली को किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट सेंटर माना गया और उस पर कितने लोगों ने राज्य किया और किस किस तरह से उन्होंने उनके बाद नेक्स्ट रूलर आया और वो किस टाइम तक रहा, उसके बाद क्या क्या संघर्ष उठाए गए, उन्होंने क्या किया अपने देश के लिए, अपने दिल्ली के लिए. तो वो सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. क्लियर है आपको? तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई. तो वो आप इस बुक को भी लेके चलोगे बेटा, और इसके साथ साथ मैं अपना कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. तब आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से समझ सकोगे. ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पर. तो देखिए, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लें इस चैप्टर का क्या है. तो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे कि हमने साउथ से हट करके हम नॉर्थ डायरेक्शन में आ चुके हैं. दिल्ली का किंगडम हम देखने वाले हैं. इसके साथ आपको ये देखना होगा कि दिल्ली सेंटर पॉइंट कैसे बन गया. ठीक है, और फिर उसके आगे जब और बढ़ते हो तो आप देखोगे प्रोमिनेंट किंगडम दिल्ली को किस तरीके से बना दिया गया. फिर कौन कौन से ऐसे फाइट थे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी के बीच में जो आपने देखने हैं. ठीक है, फिर आप देखते हो कि दिल्ली पर रूल किस तरीके से हुआ, इसकी बैकग्राउंड हम थोड़ी सी देखेंगे. सोर्सेस फॉर इंफॉर्मेशन कौन कौन से थे जिससे कि हमें दिल्ली के सल्तनत के बारे में इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिल गई, कैसे प्राप्त हो गई, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन किस तरीके से खलजी और तुगलक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इसमें देखोगे. तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था तुगलक्स ने और खलजी ने हमारे दिल्ली पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक हमारी हिस्ट्री है जिसको कि हम जानेंगे. ठीक है, तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है ये वो दिल्ली सल्तनत, उसमें क्या हुआ था कि आपके मुस्लिम रूलर्स जो थे, मोहम्मद गोरी जिसने एस्टेब्लिश किया था इंडिया में मुस्लिम रूल को, वो आपका 12th सेंचुरी सीई में हमने पिछले चैप्टर में देखा था
कि वो रूल जो था चल रहा था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि घोरी ने किस तरीके से अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हेल्प करके उसकी सहायता की, और उसने घोरी अपॉइंट हुआ था, घोरी अपॉइंटेड ऐबक। घोरी ने जो आपका मोहम्मद घोरी था, उसने ऐबक को एक वाइसराय के रूप में इंडियन कॉन्क्वेस्ट के लिए उसने उनको रखा। फिर मोहम्मद घोरी की जो थी वो मृत्यु हो गई 1206 में। ठीक है, ये सब कुछ हम देख चुके थे, हम ऑलरेडी इस चैप्टर इन चीजों को पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में कमान आ गई दिल्ली सल्तनत की। उसने उसको चलाया, उसको आगे बढ़ाया 1206 से लेकर के 1526 में। इस बीच में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस तरीके से क्या हुआ वो आप देखते चले जाओगे। फिर रूलर्स जो हुआ करते थे उस समय के, उनको सुल्तान कहा जाता था, वो अपने आप को सुल्तान घोषित करते थे। देयर रूल इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। इस तरह से इसको दिल्ली सल्तनत का एक नाम दे दिया गया। फिर देखिए आप 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी स्टूडेंट्स, जो आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी मैं। उसमें सबसे पहला था आपका स्लेव डायनेस्टी, फिर खलजी डायनेस्टी, आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी, एंड लास्ट थी आपकी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, हम ये पढ़ चुके थे ऑलरेडी। और फिर उसके बाद में आपने देखा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। स्लेव डायनेस्टी को बेटा मुम्बलक डायनेस्टी भी कहा जाता था। ठीक है, तो अब यहां से मैंने आपके लिए इसको बहुत इजी वे में समझाने के लिए इस बुक को हटा करके हम थोड़ा सा अपने नोट्स को बनाए हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उससे आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है, आप अपनी बुक को भी ओपन करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बुक को एक साइड से रख दें और फिर आप इसको समझते चलें, तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्लेव डायनेस्टी को हम सबसे पहले देखते हैं, और यही डायनेस्टी थी जो कि स्टार्टिंग की डायनेस्टी हुआ करती थी। अब देखिए, इसके बाद हम अपने इसको देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी में स्लेव डायनेस्टी जिसको कि मुम्बलक डायनेस्टी भी कहा जाता था स्टूडेंट्स, ये आपने अभी सुना। उसके बाद इसके जो फाउंडर थे, मतलब इसको जिसने बनाया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई लाहौर में। ठीक है, और लाहौर में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, और इनको लक बख्श कहा जाता था। ऑलरेडी मैं आपको ये चैप्टर में बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया भी था। लक बख्श कहा जाता था क्योंकि ये बड़े बिंदास दिल के थे और अपने मन के बहुत धनी थे ये। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो डेथ हुई थी वो एक पोलो गेम हुआ करता था, उसको खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इल्तुतमिश एक नया नाम आया इसमें स्लेव डायनेस्टी में। जो कौन था, वो वास्तविक रूप से फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का, और उसने कैपिटल को क्या किया, शिफ्ट करके लाहौर से दिल्ली ले आए, जिसको कि लाहौर में उन्होंने कैपिटल बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने उस कैपिटल को वापस लाहौर से दिल्ली के लिए शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो जानकारी रही। इससे बेटा आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, और जो मैं आपको नोट्स अपने सामने दिखा रही हूँ, इनको आप नोट कर लेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए भी आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। एक ग्रुप था जिसको चहलगिनी कहा जाता था, चहलगिनी। ठीक है, चहलगिनी कहते थे उसको, जो 40% 40 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, उस ग्रुप को चहलगिनी कहते थे। ठीक है, और जो चहलगिनी था वो जो था बहुत क्या काम होता था बच्चों इनका काम ये होता था कि लोगों को राय देना, सलाह देना, और उनकी पावर इतनी होती थी कि वो दूसरों को सलाह देते थे, राय देते थे, और इसके साथ साथ वो अपनी पावर इतनी भी दिखाते थे कि दूसरों पर चाहते थे कि हमारी चले, हमारी बात को पूरी तरह से माना जाए। तो ये भी था। चंगेज खान जो थे
इन्होंने क्या किया, जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि चंगेज खान जो था वो इन्वेजन करना चाहता था इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर आना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको नहीं आने दिया, उनको एंटर नहीं करने दिया। ठीक है, चंगेज खान ने। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी और इसको इस तरीके से रोका गया। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद में फिर एक और नाम आया रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और उसका एक बेटा भी था। ठीक है, लेकिन जो बेटा था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो उसको राज्य दे सके संभालने के लिए, तो उनकी बेटी रजिया जो थी उसको सेटल कर दिया गया रूल को चलाने के लिए और उसको रूलर बना दिया गया। लेकिन जो चहगिनी थे, मीन्स ये जिनके बारे में अभी मैंने आपसे बात की थी, ये है ना, जो चहगिनी थे, चहलगिनीज ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारा ऑब्जेक्शन किया, अपोजिशन किया कि ये एक लेडी है और ये किस तरह से राज्य कर सकती है, ये नहीं कर पाएगी, और ये अपोजिशन करना शुरू कर दिया कि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ढेर सारे अपोजिशन जो थे रजिया सुल्तान ने सहे और उनको फिर भी उसने काफी समय तक रूल किया। लेकिन अगर देखो बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई पूछे कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो रजिया सुल्तान। वो सबसे पहली महिला थी, सबसे पहली रूलर थी जिसने कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत को लेकर के उसने राज्य किया। और उसके अलावा वो पूरे इंडिया के रूल को अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान सबसे फर्स्ट लेडी थी जिसने कि रूल किया था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये नोट्स मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, जिससे कि आप बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले सको। तो इस तरह से चलता रहा और फिर रजिया सुल्तान ने जब अपोजिशन इतने सारे देखे तो उसको भी पार्टी से रूल से हटना पड़ा। इसके बाद कौन आया, रजिया सुल्तान के बाद फिर एक और पर्सन थे जिनका नाम था बलवान। ठीक है, बलवान जो थे इनको एक दूसरे नाम से बुलाते थे, उलुग खान। ठीक है, इनका एक इम्पॉर्टेंट नाम था जो कि ज्यादातर लोगों को हिस्ट्री में दिखाया गया है, उनका नाम था उलुग खान। ठीक है, याद रखना, बलवान का सेकंड नेम था उलुग खान। तो जो उलुग खान था वो आए, उसके बाद इनको कौन लेकर आया था, उलुग खान को। एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप समझोगे तो बहुत आपको नॉलेज बढ़ेगी। उलुग खान को बच्चों चहलगिनी लेकर आए थे, चहलगिनी जो कि 40 लोगों का ग्रुप था, वो लोगों ने उनको सेलेक्ट किया था उनको राज्य संभालने के लिए, और बलवान को वो रूलर बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो जब उन्होंने रूलर बनाया था, लेकिन जो चहलगिनी थी ना, मतलब जो 40 लोगों का ग्रुप था, 40 पर्सन्स का, ये दूसरों पर हुकूमत जमाते थे, दूसरों को डाउन समझते थे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, जिससे कि इसलिए कि वो उनकी बात को लोग माने और दूसरों पर फोर्स करते थे अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये इनकी बहुत गलत बात थी, जिसको कि आगे चल के जो बलवान को ये लेकर आए थे, उसी बलवान ने उनकी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बहुत अच्छी हिस्ट्री में एक बात आई थी, बलवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हमारी इंडियन हिस्ट्री में। उसमें सबसे पहला काम था कि चहलगिनी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसकी पावर को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद में जबकि वही लेकर आए थे, लेकिन वो गलत थे, इसलिए चाहे लेकर आए हो लेकिन फिर भी उन्होंने उसको वहां से हटा दिया। तो ये भी बहुत अच्छी काम था उनकी तरफ से। सेकंड काम उन्होंने क्या किया था, अच्छा इनको ये देखिए, जो आपके बलवान थे उनको एक नाम से बुलाया जाता था, जिल ए इलाही। और जिल ए इलाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की छाया। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे लोगों के लिए, तो उनको लोगों की तरफ से नाम मिले थे बहुत अच्छे, तो उनको लोग कहते थे जिले इलाही, मतलब शेडो ऑफ गॉड, ईश्वर की शरण या छाया। फिर एक और नजीर थे, नजीर, इनको किस नाम से बुलाते थे, अमीर उल मेमिन। ठीक है, नजीर अमीर उल मेमिन के नाम से भी बुलाते थे, जिसका मतलब होता था राइट हैंड ऑफ द काफिर, कालिफ। ठीक है, राइट हैंड ऑफ द खालिक। खालिफ मतलब वो ईश्वर का दूसरा हाथ माने जाते थे, राइट हैंड माना जाता था उनको।
फिर देखो उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम क्या किया। बात अभी हम किसकी कर रहे हैं, बलवान की, ठीक है, उलुग खान की ही बात चल रही है। इन्होंने एक और काम किया, सजदा और पायबोज, दो चीजें इन्होंने लागू कर दी। इससे क्या हुआ, सजदा और पायबोज क्या था, सजदा कहा जाता था राजा के सामने झुकना, लोगों को झुकना उन्होंने सिखा दिया था कि अगर आपका राजा अच्छा है और आपके लिए काम करता है तो थोड़ी नर्मियता सबके अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने राजा के सामने झुकना सिखा दिया था। और पायबोज किया था, मतलब उनके फीट को झुक करके किस करना, मतलब छूना उनको। तो ठीक है बच्चों, आपने देखा उन्होंने सजदा और पायबोज दो तरीके के उन्होंने रूल्स बनाए और इसको उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, ही फॉलोड पॉलिसी ब्लड एंड आयरन, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई, एक नीति चलाई जिसको फॉलो करना था लोगों को। पॉलिसी थी वो थी ब्लड एंड आयरन, मतलब समझे इसका, ब्लड एंड आयरन का मतलब था कि खून पसीने से मेहनत करो और आयरन की तरह मजबूत बनो। इन्होंने इस तरीके की पॉलिसी चलाई थी। किसने, बात हम किसकी कर रहे हैं बच्चों, बलवान की, और बात कर रहे हैं हम स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है। तो आप देखो स्लेव डायनेस्टी ही हमारा चल रहा है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत में, इंडियन हिस्ट्री में, तो उसी को लेकर के अभी हम लोग चल रहे हैं। तो फिर और आगे, ठीक है, आपने बुक में देख लिया होगा, आपको याद आ गया होगा। फिर चलिए इसको टर्न करते हैं। तो हम लोग पॉलिसी देख चुके थे बलवान की क्या थी, अभी हमारा, फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, वो कौन था। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था बच्चों, वो था कैमूर, उसका नाम था कैमूर, ठीक है। उसने कौन कौन से स्लेव डायनेस्टी के लिए आर्किटेक्चर्स किए वो आप देखो। उसने कुवार उल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ये आप देख लीजिए, ये तो केवल रूलर के नाम बताया गया है, आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में। लेकिन अब हम जरा ये देख लें कि स्लेव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। तो उसने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, एक मॉस्क्यू बनवाया। फिर इसके बाद दूसरी अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर देखिए कुतुब मीनार बनवाई, स्टार्टेड की, बनवाई नहीं थी, कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, लेकिन उसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इतना समझ लीजिए, बहुत जरूरी है, इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आपके लिए आने वाले हैं। फिर देखिए आप देखेंगे इसमें कि कुतुब मीनार को, ठीक है, ये एक आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज थी कि कुतुब मीनार को कहा जाता है कि हम लोग समझते हैं किसने बनवाया था कुतुब मीनार को। ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि नाम इनका हमें ठीक से नहीं वो रहता है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो कुतुब मीनार है ये बनवाई थी भख्तियार ने, जिनके नाम पर कुतुब मीनार है, ठीक है। तो कुतुब मीनार भख्तियार ने बनवाई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये एक सेंट थे, मतलब एक संत थे, उन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था, वो थे सेंट, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि ये ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार नहीं तो वो उनके नाम पर है, ऐसा हमें लगता है, नहीं, उनके नाम पर नहीं है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर है कुतुब मीनार, ठीक है। तो इतनी सी बात है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप क्या इतना ही इस डायनेस्टी में हमें बताने लायक नजर आया, जो कि इसमें ज्यादा मेंशन है। तो आप देखिए हमारा इस तरह से ये इल्तुतमिश था, इसके बाद रजिया सुल्तान आ गई, फिर गियासुद्दीन बलवान, इन्होंने बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री में काम किए, ठीक है। उसके बाद खलजी डायनेस्टी आती है। जब हमारी ये डायनेस्टी समाप्त हो गई तो फिर खलजी डायनेस्टी ने एंटर कर लिया। तो अब बात करेंगे हम स्टूडेंट्स किसकी, खलजी डायनेस्टी की। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर। तो खलजी डायनेस्टी आप इस तरीके से एरो बना सकते हो, ये है आपकी इससे पहले वाली स्लेव डायनेस्टी थी। इसके बाद में हम जिस डायनेस्टी की बात करेंगे वो हमारी तुगलक डायनेस्टी होगी, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम खलजी डायनेस्टी की। जिस तरह से हमने अभी स्लेव डायनेस्टी को आपके साथ डिस्कस किया था, अब हम इसे करेंगे। स्लेव डायनेस्टी को
जैसे ही एंड हुआ बच्चों, तभी जलालुद्दीन खिलजी आ गए और उन्होंने खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट किया। किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। इन्हीं के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर आपने सुन लिया अभी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आए, जो उनके सन इन लॉ थे। किसके? जलालुद्दीन के। जलालुद्दीन के सन इन लॉ थे। सन इन लॉ किसको कहते हैं? बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ कहा जाता है। तो जो जलालुद्दीन की बेटी थी, उसके हस्बैंड का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो आए। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। इसके बाद में जनरल कौन थे यहाँ के? वो थे मलिक काफूर। मलिक काफूर जो थे वो इनके जनरल हुआ करते थे, और ये एक्सपेंशन किया था इन्होंने साउथ से, मतलब ये साउथ से नॉर्थ की ओर आए थे, और इन्होंने बहुत सारे जगह पर रूल किया, जैसे यादवाज, होजाराज, इस तरह से बहुत सारे थे जहां पर कि इन्होंने साउथ में आकर के एक्सपेंशन किया, मतलब इन पर इनको अपना राज्य बनाया। फिर देखिए हरा करके यहाँ पर इन्होंने अपना राज्य घोषित किया। फिर देखिए क्या हुआ था। अच्छा, इनकी कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोइट हुआ करते थे, जिनका नाम बहुत लोगों की जबान पर रहता है और लोग जानते भी हैं बहुत अच्छे से, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नाम वो है जिसको कि भूले भटके लोगों को कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाता है। ठीक है, और इनको अमीर खुसरो को एक और नाम से बच्चों बुलाते हैं, वो है तुल के हिंद। ठीक है, तुल के हिंद का मतलब होता है पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, तुल के हिंद का मतलब होता है पैरट ऑफ इंडिया। आप इन नोट्स को नोट करके रखिएगा, या आपके भविष्य में काम आने वाले हैं, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ठीक है, तो इनको पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस समय में बच्चों एक और बड़ी नई चीज थी जो आपने अभी तक इसमें नहीं सुनी, जौहर। इसमें जौहर करके एक काम हुआ करता था। जौहर किसको कहते थे? जब युद्ध के लिए योद्धा जाते थे, तब उनकी पत्नियां क्या करती थी? आग का एक कुंड बना लेती थी, और उस कुंड में, आग के कुंड में वो आग जला लेती थी, और वो वहीं पर रहती थी। और जैसे ही उन्हें पता चलता था कि उनके पति की मृत्यु हो गई युद्ध करते करते, तो वो उसमें कूद जाती थी। और ये सबसे पहली घटना थी जो निजामुद्दीन औलिया के समय में मिली सुनने के लिए, एग्जिटेड इन हिज टाइम। ठीक है, सबसे पहली घटना थी। फिर देखिए आगे चल के इसको खत्म किया गया था। ये प्रथा जो थी उसी समय से स्टार्ट हुई थी, फिर आगे चल के इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए इनको सिकंदर सैनी के नाम से भी बुलाते थे, और सेकंड नाम इनका था, सेकंड अलेक्जेंडर भी इनको कहा जाता था। किसको? हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए बच्चों? हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की। ठीक है, और इसके बाद देखिए इस तरह से जो था, इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो था रिमूव्ड जमींदारी सिस्टम। इन्होंने, लोग क्या करते थे, जमींदारी सिस्टम जो था, मतलब दूसरों पर हुकूमत जमाना, उनकी जमीन को हथिया लेना और उनको परेशान करना, ये सारी सिस्टम इन्होंने, जमींदारी सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया था कि कोई भी जमींदार नहीं होगा जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो इन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मर्स हुआ। अब जरा ये देख लेते हैं कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन इस समय में रिफॉर्म हुए थे। तो सबसे पहले इन्होंने 4 ऑर्डर्स को इशू किया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 4 ऑर्डर ऐसे थे जिनको कि पावरफुल तरीके से इन्होंने इसको लागू किया। सबसे पहला था कि सबसे पहला तो इन्होंने एक काम किया जिससे कि पावर थी जो नोबल्स की, मतलब वो जो आप स्टार्टिंग में आपने सुना था, कुछ लोग पावरफुल बन जाते थे, फिर अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उस ग्रुप को उन्होंने खत्म किया, उसकी पावर को उन्होंने तोड़ा। तो इसमें कौन कौन से इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किए? सबसे पहला तो इनका ये काम था। दूसरा, इन्होंने जो कॉन्फिस्केशन था ऑफ लैंड गिवन एज ग्रांट्स, जो जमीन कर्ज के लिए दी जाती थी, लोग उनकी जमीन को हथिया लेते थे या फिर उनके लिए जमीन का अभाव कर देते थे, तो ये सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। थर्ड पॉइंट इन्होंने किया, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पाई सिस्टम। स्पाई किसको कहते हैं? जासूसी करना। और जो जासूसी करते थे, जो सिस्टम ऐसा था कि दूसरों की बातों को सुन करके अपने राजा को बता देना
और कोई नई खबर लेकर के आना। राजा पूछा करता था अक्सर, आप लोग जो सीरियल्स वगैरह होते हैं टेलीविजन पर आप देखते होंगे कि अक्सर राजा पूछता और भाई कोई खास खबर, तो वो बताते थे हाँ सूत्रों से पता चला है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ऐसे ऐसे। तो जो गुप्त सूत्र देते थे वही जासूस कहलाते थे। तो जासूसी सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। फिर क्या किया, बैन लगा दिया उन्होंने अल्कोहल पर और गैम्बलिंग पर, ठीक है, इन दोनों चीजों पर इन्होंने बैन लगा दिया पूरी तरह से। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिससे कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा चला। फिर देखो एक और है, नोबल कुड नॉट गैदर और मैरी इंटरनली विदाउट परमिशन। उन्होंने ये भी कर दिया जो जिससे कि बहुत बेनिफिट मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने नोबल्स को आपस में जुड़ने से मना कर दिया, और आपस में अगर कोई भी शादी करना चाहता है या इस तरीके से तो वो भी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी उसके लिए। ये बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया। फिर देखिए एक और देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं इसमें क्या थी, उन्होंने फिक्स्ड प्राइस कर दिए सामान के। जो मार्केट से सामान लेना चाहे तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको आज ये चीज किसी रेट में मिली है कल किसी रेट में, बल्कि उन्होंने उसका फिक्स प्राइस कर दिया था। उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ और जो ट्रांजैक्शन था वो मार्केट का बहुत अच्छा बन गया। एक और लास्ट इसमें पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा वर इंट्रोड्यूस्ड। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन एंड हॉर्सेस ऑफ आर्मी। जो उनकी सेना होती थी, आर्मी होती थी, उस आर्मी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। जो आर्मी होती है सबसे ज्यादा ताकतवर किन लोगों से मानी जाती है, सबसे तो ज्यादा ताकत उसमें मैन की जो वॉरियर्स होते हैं वो होने चाहिए, और दूसरा हॉर्सेस घोड़े होने चाहिए, तभी अच्छी ताकत नेवी बनती है, आर्मी बनती है। तो उन्होंने आदमियों के लिए आइडेंटिफिकेशन बना दिया दाग का, मतलब उनको कुछ ऐसा सिंबल लगा दिया जाता था हाथ पर या चेहरे पर या कहीं पर, जिससे कि पता चले कि ये हमारे आर्मी का पर्सन है। फिर चेहरा हॉर्सेस के लिए बना दिया उन्होंने इस तरीके का कि जिससे पता चले कि ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनके कंटिन्यूस है। लास्ट है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चर से मतलब उन्होंने क्या क्या इस समय में आपकी जो ये खलजी डायनेस्टी है उसमें क्या क्या बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया जरा देखते हैं। अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, जमीर खाना मॉस्क्यू, इसके अलावा अलाई मीनार, कुतुब कॉम्प्लेक्स जो कुतुब मीनार के पास में है, कुतुब मीनार के अराउंड में बना हुआ है कुतुब कॉम्प्लेक्स, वो भी उन्होंने बनवाया है। लास्ट रूलर थे आपकी खलजी डायनेस्टी के, वो थे खुसरो खान, ठीक है, ये आपके लास्ट रूलर हमारे खलजी डायनेस्टी की हैं। तो आपने इतनी सारी चीजें देखी बच्चों, आपको बिल्कुल जो कुछ आपकी बुक में है उसी को निकाल करके मैंने एक नोट्स तैयार करके आपको दिए हैं। आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बिना दिमाग लड़ाए, आपको बिना मेहनत किए हुए आप इजीली 1 बाय 1 ढेर सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। बुक से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि काफी कंफ्यूजन होते हैं, तो बच्चे इजीली नहीं समझ पाते। उसके लिए सरल तरीका क्या हो सकता है ये सोचकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये सरल बने। देखिए ये रही हमारी खलजी डायनेस्टी, यही चल रही थी, अलाउद्दीन खलजी, कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, सेम वही है आपका सारा, हम देखते आए हैं अभी तक। इसमें क्लियर है। रोल ऑफ द नोबल्स, ये देखिए, ये है इन्वेजन ऑफ तैमूर, ठीक है। आप इस तरीके से इसमें आप देख चुके हो बहुत कुछ। अब आपकी 2 डायनेस्टीज रह गई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आप यहाँ तक अभी याद रखिएगा, क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, इसमें से सारे बहुत इजीली निकल आएंगे आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अच्छे से रहना, ठीक से रहना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, अच्छे से हेल्दी फूड खाइएगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने घर का बनाइएगा, अच्छे से हंसते बोलते हुए खुश एटमॉस्फेयर बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।